नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं की पूरक पुस्तिका वितान में पहला पाठ सिल्वर वेडिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। सिल्वर वेडिंग पाठ को श्री मनोहर श्याम जोशी जी ने लिखा है। इनका जन्म सन 1935 में कुमाऊं में हुआ था। ये हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न धारावाहिक लेखक हैं। सन 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम लोग और बुनियाद जैसे धारावाहिक लिखे थे। सन 2006 में दिल्ली में इनका निधन हो गया था। आइए हम इस पाठ के बारे में कुछ जानें। ये कहानी श्री जोशी जी ने लिखी है। ये एक बहुत लंबी कहानी है। ये कहानी अपने शिल्प में जोशी जी के चिरपरिचित भाषिक अंदाज और मुहावरों से युक्त है। आधुनिकता की ओर बढ़ता हमारा समाज एक और कई नई उपलब्धियों को समेटे हुए है, तो दूसरी ओर मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने वाले मूल्य कहीं घिसते ही चले गए हैं। जो हुआ होगा और समहाउ इम्प्रॉपर, ये दो जुमले इस कहानी के बीज वाक्य हैं। ये दोनों ही भाव इस कहानी के मुख्य चरित्र यशोधर बाबू के भीतर के द्वंद्व हैं। ये दोनों ही स्थितियां हालात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर बदलाव को असंभव बना देने की ओर ले जाती हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पीढ़ी के अंतराल का मार्मिक अंकन किया है। पीढ़ी के अंतराल के कारण नायक वैचारिक मतभेद के दंश को भोगने के लिए बाध्य है। इसमें बताया गया है कि सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत, जो कि इस कथा के मुख्य पात्र हैं, अपने परंपरागत मूल्यों को हर हालत में अपनाए रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते हैं कि आधुनिकता के चक्कर में इन मूल्यों को छोड़ा जाए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी परंपराओं से, अपने मूल्यों से बहुत विशेष प्रेम होता है, तो वे इसे नहीं छोड़ना चाहते थे। वे वक्त के पाबंद हैं, इस कारण उनके दफ्तर के लोग उनसे दुखी भी रहते हैं। वे एक दिन में 10 सिगरेट भी पी जाते हैं। इससे उनके काम करने की शैली कभी प्रभावित नहीं होती है। यशोधर बाबू का सभी से अच्छा व्यवहार है। दफ्तर का नया लड़का चड्ढा उनसे बदतमीजी करता है, परंतु वे इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। मतलब वो व्यक्ति बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ भी है। यशोधर को दिल्ली में लाने वाले किशनदा थे। यहाँ पर किशनदा भी एक मुख्य पात्र हैं। उनकी सहायता से ही वे पढ़े और सेक्शन ऑफिसर बन गए। मतलब किशनदा के घर में ही वो रहे और किशनदा ने ही उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। मिलनसार होने के कारण उनके साथ हंसी मजाक चलता था। एक दिन मेनन ने यशोधर बाबू से पूछा कि आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं। संयोग से उसी दिन ही यशोधर बाबू की शादी की 25वीं सालगिरह थी। इस बात का पता चलते ही दफ्तर में पार्टी का आयोजन किया गया। यशोधर पंत इस दिखावे के विरोध में थे, परंतु चाय पिलाने से वे इनकार न कर सके। वे फिजूल खर्ची में भी विश्वास नहीं करते थे। यशोधर पंत के 3 बेटे हैं। उनका जो बड़ा बेटा है वो एक विज्ञापन एजेंसी में काम करता है, तो दूसरा बेटा IAS की तैयारी कर रहा है और तीसरा बेटा छात्रवृत्ति लेकर यानी स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका जा चुका है। मतलब यहाँ पर उनके 3 बेटे हैं और तीनों ही बेटे जो हैं वो अपने अपने काम में व्यस्त हैं। उनकी बेटी किसी को भी पसंद नहीं करती थी कि किसी को भी अपने वर के रूप में वो पसंद कर सके, तथा डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की वो धमकी देती रहती थी। मतलब वो अपने पिता को बोलती थी कि मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है जिससे मैं शादी करूं, और वो बार बार अमेरिका जाने की धमकी देती थी। यशोधर बच्चों की तरक्की से तो खुश थे, परंतु परंपरागत संस्कारों के कारण दुविधा में रहते थे। मतलब कि उनकी जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि उन्हें समझ नहीं आता था कि वो आधुनिकता को अपनाएं कि अपने परंपरागत मूल्यों को छोड़ दें। उनकी पत्नी किसी भी दृष्टि से आधुनिक नहीं है, परंतु मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें मॉडर्न बनने पर मजबूर कर दिया है।
मतलब उनकी पत्नी को देखकर लोगों को ऐसा आभास नहीं होता है कि वो बहुत ही मॉडर्न या आधुनिक है, लेकिन आज की जनरेशन को, आजकल के बच्चों को देखते हुए उन्हें उनके हिसाब से रहना ज़रूरी लगता था। जब यशोधर की शादी हुई तो संयुक्त परिवार था। वे सबसे छोटे थे, अतः उनकी पत्नी को हमेशा यही शिकायत रहती थी कि जेठानियों ने उसकी कभी चलने नहीं दी। मतलब जब भी अब क्या होता है कि पहले तो संयुक्त परिवार होता है, लेकिन जैसे जैसे सबके परिवार बढ़ते जाते हैं तो सब अलग होते जाते हैं, और हमेशा आमतौर पर ये होता था कि बड़े लोगों का दबदबा होता था और छोटे लोगों को नहीं, छोटे लोगों की बातें कम सुनाई देती थी। अतः उनकी पत्नी हमेशा उनसे यही शिकायत करती थी कि उनकी जेठानियों ने कभी भी घर में उनकी नहीं चलने दी, उनकी हर बात को अनसुना कर दिया जाता था। किशनदा ने यशोधर की हर कदम पर सहायता की थी। यशोधर बाबू जो थे उन्होंने शादी नहीं की थी, और यशोधर बाबू ने, मतलब ये समझ लीजिए, वो एक समाज सेवा करते थे कि ऐसे लोगों की मदद करते थे जिन्हें मदद की आवश्यकता होती थी, और उन्होंने ऐसे ही यशोधर पंत की भी बहुत मदद की थी। उनकी नौकरी लगने तक उनकी काफ़ी मदद की थी। वे अपने ज़माने के बेफिक्र इंसान थे। यशोधर अपने परिवार से कभी नहीं जुड़ सके। अब हुआ ये कि जो किशनदा थे उन्होंने शादी नहीं करी थी तो कोई जिम्मेदारियां नहीं थी, इसलिए वो अपना जीवन जो था वो बेफिक्री से जीते थे। और यशोधर बाबू अपनी परंपराओं से जुड़े हुए थे, बच्चे मॉडर्न हो रहे थे, तो वो परिवार से जुड़ नहीं पा रहे थे। आधुनिकता, प्राचीनता, परंपरागत मूल्य और पाश्चात्य चकाचौंध की खाई सदा उनके संबंधों को बांटती रही। उनकी पत्नी ने समयानुसार स्वयं को बदल लेती थी। मतलब पत्नी ऐसी थी कि वो समय के हिसाब से बदल जाती थी, बच्चों की जैसी ज़रूरत होती थी उस हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेती थी। लेकिन यशोधर बाबू अपने आदर्शों के पक्के थे, वो हर स्थिति में अपने आप को एक जैसा ही रखते थे। कुछ दिनों बाद पता चलता है कि किशनदा मर चुके हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ का बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है कि जब किशनदा रिटायर हुए और अपने गांव गए तो 1 साल के अंतराल में ही उनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं था और उनकी मृत्यु हो गई। तो यशोधर पंत को इस बात के बारे में भी सुन के बड़ा ख़राब लगा कि जीवन भर जो व्यक्ति दूसरों के काम आया, अंत समय में उसके कोई भी काम नहीं आया। यशोधर बाबू की 25वीं सालगिरह उनके बच्चे धूमधाम से मनाते हैं। मतलब वो उस दिन भी अपने सारे काम में व्यस्त रहते हैं, सब दूर घूमकर अपने घर जाते हैं। उनके बच्चों ने उनको बताया नहीं था कि उनकी शादी की सालगिरह मनाई जा रही है। तो जब वो अपने घर आते हैं और देखते हैं कि सभी लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो जल्दी घर से जा रहे हैं, तो वो बोलते हैं तुम आज भी लेट आए हो। तो उन्हें तब पता चलता है कि बच्चों ने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है। यशोधर बाबू थोड़ा सा निराश भी होते हैं कि पहले से बच्चों ने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर वो आके अपने घर के सारे कामों में वापस दोबारा लग जाते हैं और पार्टी में भी देर से आते हैं जब तक अधिकतर मेहमान जा चुके होते हैं। यशोधर बाबू को पार्टी वाले दिन बड़ा बेटा ड्रेसिंग गाउन भेंट करता है। मतलब वो अपने पिता को एक ड्रेसिंग गाउन देता है और बोलता है कि पिताजी आप रोज़ सुबह इस गाउन को पहनना और दूध लेने के लिए जाना। तो उन्हें ये चीज़ भी बुरी लगती है कि गाउन तो आपने दिया है लेकिन साथ में काम करने के लिए भी कह दिया है। यही बातें यशोधर को जीवन भर कचोटती रहती हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं वो उनके साथ में ऐसा करते हैं कि एक जिम्मेदारी वाला भाव उनको हमेशा बताया जाता है और बच्चे अपने तरीके से जीना चाहते हैं। यह गाउन पहनकर यशोधर को ऐसा महसूस होता है कि उनके अंगों में किशनदा उतर आए हैं। अतः ये जो कहानी है, ये कहानी हमें हमारी आज की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के जो परंपरागत मूल्य हैं, तो बच्चे क्या होता है, आज के बच्चे जो हैं वो हमारे आज के हिसाब से सोचते हैं और पुराने लोग जो होते हैं वो अपने मूल्यों को नहीं छोड़ पाते हैं। तो ये जो कहानी है हमें इसी द्वंद्व का एहसास कराती है और बताती है कि किस प्रकार से लोग आज भी आगे बढ़ते जा रहे हैं आधुनिकता की तरफ, परंतु कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने भीतर इस द्वंद्व को समेटे हुए हैं। अतः हमें हाशिए पर धकेले जाते मूल्यों, पीढ़ी अंतराल और पाश्चात्य
सभ्यता के अंधानुकरण को आधार बनाकर ये कथा लिखी गई है। मनु और श्याम जोशी जी ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से हमें 2 पीढ़ियों के वैचारिक मतभेद के बारे में बताया है। धन्यवाद।